सरदार अख्तर मंगल कहते हैं कि मैंने कभी इनका बुरा नहीं सोचा, मैंने हमेशा के लिए दुआ की है। तो बलोच मिलिटेंट्स हैं, नुकसान तो नहीं पहुंचा, दुआएं की हैं उनके लिए, जो अभी भी करता है उनके लिए मैं दुआएं। ये इतना बड़ा जुमला यार, आप दहशतगर्दों के लिए दुआएं करते हैं, दुआएं की हैं उनके लिए। आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान के अंदर ये जो बगैरत लिबरेशन आर्मी है या इस तरह की जो रॉ फंडी तंजीमें हैं, इनके पीछे बेसिकली खड़ा कौन है? सरदार अख्तर मंगल। इनके पीछे खड़ा कौन है? आपकी तहरीक इंसाफ। इसमें अब रियासत पर ये फर्ज भी हो गया और कर्ज भी हो गया। इन्हें वैसे ही ट्रीट करा जिस तरह बीएलए को ट्रीट किया जाता है। एक दफा कॉल आई, उन्होंने कहा जी अल्ताफ हुसैन का इंटरव्यू आपने करना है, आपने स्टैंड बाय रहना है। दूसरी तरफ वो अल्ताफ हुसैन के साथ चीजें तय कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कुछ माजी में वो बकवासबाजी कर चुका है उस पर वो कौम से शर्मिंदा है, वो माफी मांगकर और अब वो जनाब कौमी धारे में पाकिस्तान के लिए सियासत करेगा। अल्ताफ हुसैन को ये समझाने की कोशिश की गई कि तू बाज आ जा वरना तू बहुत जलील होएगा, मजीद तो दलील होएगा। इस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन के, इस तरह पीटीए पाकिस्तान और पीटीए लंदन बन गई है। जिस तरह एमक्यूएम लंदन के अल्ताफ हुसैन को समझाया गया था, इस तरह पीटीए लंदन के इमरान खान को भी समझाया जा रहा है। आजाद सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा उस धरने में शिरकत करके अपनी यकजहती का मुजाहरा किया। हम पूरे पाकिस्तान में आपके साथ खड़ी हैं। सरदार अख्तर जान मंगल हमें बहुत अजीज हैं। बेसिकली अब इनके वो आखिरी फरताहट है जो इनकी बेबसी को अया कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी और आप देख रहे हैं डीएनएन न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी करतब है, उस सियासी करतब में खास तौर पर पाकिस्तान की दुश्मनी में जो किरदार छुपकर बार किया करते थे, अब एक एक करके वो सारे सामने आते जा रहे हैं। और ये दर हकीकत उनकी नाकामी भी है, ये उनकी बौखलाहट भी है, और वो तमाम तर साजिशें जो पाकिस्तान के खिलाफ रचाई जा रही थी, अब एक एक करके वो दम भी तोड़ियन और नाकामी से भी दो चार हो रही हैं। इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि खासतौर पर बलूचिस्तान को लॉन्चिंग पैड बनाते हुए जो एक माहौल गरमाया गया, उसमें मारंग लांगू को जिस तरीके से एज ए औरत काट आगे लाया गया, और उसके बाद फिर उसकी गिरफ्तारी के बाद अब आपकी असम्बलियों में बैठे वो लोग जो जेरे लब या पसे पर्दा पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पॉलिटिक्स चला रहे थे, अब आप देखिए कि वो भी सामने आने पर मजबूर हो गए हैं। और इसमें अख्तर मंगल आप जो कि बलूचों के अवाम के हकूक का बज़ाहिर अलंबरदार बनता है, लेकिन आप कुदरत का इंतकाम देखिए कि कैसे वो मारंग लांगू उसके लिए और इस रॉ यकजहती कमेटी के लिए फ्रंट लाइन पर आने पर मजबूर हो गया। और दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे ओपनली अब यहां आकर पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हुए उनके साथ बैठी हुई है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और डिफाइनिंग टाइम है पाकिस्तान के लिए और रियासत के लिए। अब रियासत को कुछ ऐसा करना है जो कि करना चाहिए और जिसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। लाइक आप अगर एक ऐसे शख्स को जो कि ओपनली दुश्मन के साथ खड़ा है तो उसको फिर पकड़ते हैं ना, फिर उसमें आप बयानबाजी नहीं करते। तो अब इस वक्त अगर आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करने वाले वो दहशतगर्द ग्रोह जिन्हें हम बीएलए कहते हैं या बलूचिस्तान लश्कर के नाम से और मुख्तलिफ और इस तरह सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स के नाम से तंजीमें पहाड़ों पर चढ़कर पाकिस्तानियों के सर काट रही हैं, पाकिस्तान की गोलियों से भून रही है, अगवा बराए तावान कर रही हैं, बदतरीन वो कहते हैं कि इंसानियत पर मजालिम कर रही हैं। और वो सफाक और जालिम लोगों के बारे में आज बलूचिस्तान के नाम नेहाद लीडर सरदार अख्तर मंगल कहते हैं कि मैंने कभी इनका बुरा नहीं सोचा, मैंने हमेशा के लिए दुआ की है। तो बलोच मिलिटेंट्स हैं, फायदा तो पता नहीं उनको हमने पहुंचाया नहीं पहुंचाया, नुकसान तो नहीं पहुंचाया, दुआएं की हैं उनके लिए, जो अभी भी करता है उनके लिए मैं दुआएं। इतना बड़ा जुमला यार, आप दहशतगर्दों के लिए दुआएं करते हैं, आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ एक आज की कहानी नहीं है, आप इनकी तारीख को उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो बगैरत लिबरेशन आर्मी है या इस तरह की जो फ्रीडम फाइटर सो कॉल्ड फॉरेन फंडेड आपकी तंजीमें हैं, रॉ फंडेड तंजीमें हैं, इनके पीछे बेसिकली खड़ा कौन है? सरदार अख्तर मंगल। इनके पीछे खड़ा कौन है? मारंग लांगू। इनके पीछे खड़ा कौन है? आपकी तहरीक इंसाफ। तो ये अब जो चीज आपके सामने आई है, इसमें अब रियासत पर ये फर्ज भी हो गया और कर्ज भी हो गया। इन्हें वैसे ही ट्रीट करा जिस तरह बीएलए को ट्रीट किया जाता है। अब ये आपको कंट्राडिक्शन से निकलकर आगे अपनी एक डिफाइनिंग कहते हैं कि मूव खेलनी है। और उस डिफाइनिंग मूव में क्या है, जिस तरह बीएलए को टारगेट करते हुए आप बाकायदा ऑपरेशन करते हैं, वैसे ही आप उसी नीश के साथ आपको सरदार अख्तर मंगल को भी ट्रीट करना है। आपको उसी नीश के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को भी ट्रीट करना है जो डायरेक्टली पाकिस्तान के इन दहशतगर्दों के हक में बयानबाजी कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं।
आपको उन सहाफियों को भी वैसे ही ट्रीट करना है जो आपको सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को जहनों को स्पॉइल करते हुए बताते हैं कि जनाब ये जो है ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये बच्चों और बूढ़ों के साथ तो जुल्म नहीं करते, बच्चों और खवातीन को उन्होंने छोड़ दिया, इनकी तो लड़ाई आपकी फौज के साथ है। तो डायरेक्टली फौज की मुखालफत में आज जो एक लड़ाई है उसमें एक एक दुश्मन का मोहरा, एक एक कार्ड आपके सामने आ चुका है। अभी इस पर मैं मजीद बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत मजेदार आपको वाकया भी सुना दूं जो खुद कह सकता हूं कि मैं आई विटनेस भी रहा और इस वक्त मौजूदा हालात के एन मुताबिक भी है। आपको नाज़रीन याद है जो MQM एक जमात पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब वो तकसीम हुई तो दो धड़ों में बटी या दो हिस्सों में तकसीम हुई, MQM पाकिस्तान और MQM लंदन, ठीक है। अच्छा, MQM पाकिस्तान और MQM लंदन अब दो बेसिकली डिफरेंट ऑपोजिट हैं। MQM लंदन की हैसियत इस वक्त सिवाय बयानबाजी, सिवाय भड़कानाबाजी और इस तरह की वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ वो कहते हैं मुंह के अलावा कुछ नहीं है, कानूनी आईनी तौर पर उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। MQM पाकिस्तान डेफिनेटली इस वक्त असम्बलियों का भी हिस्सा है और उन्हें बेसिकली कौमी धारे में आने की वजह से इजाजत मिली है कि आप सियासत कर सकते हैं। तो जब ये वाकया पेश आया था ना, तो उसके कुछ अरसे के बाद एक कोशिश हुई थी और वो कोशिश ये हुई थी कि MQM लंदन के जो कायद है ना अल्ताफ हुसैन को कौमी धारे में लाया जाए और अल्ताफ हुसैन ने जो भी मुगल्लजात पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बकी हैं उस पर उससे माफी मंगवाई जाए और कहा जाए कि आके पाकिस्तान में अपनी सियासत कर। और जो ये काबिज कर रहे थे उसमें जो मेन मरकजी, वो मेरा भी उनके साथ बड़ा सा ताल्लुक था, मुझे उनकी एक दफा कॉल आई, उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा इंटरव्यू आपसे हमने करवाना है कि जो सियासी तारीख को बदल कर रख देगा, टंका मचा देगा। मैंने कहा जी अल्लाह खैर करे, क्या मतलब? उन्होंने कहा जी अल्ताफ हुसैन का इंटरव्यू आपने करना है, आपने स्टैंड बाय रहना है और आप अपनी टेलीविजन की मैनेजमेंट से ही बात कर लें और आप अपना जो है फुली तैयार रहें, किसी भी वक्त आपको हम कह सकते हैं। और ये तय पाया कि हमने लाइव नहीं करना, रिकॉर्डेड ही करना है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ट्रैक से उतर गया तो हम लाइव तो नहीं वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते। खैर, दूसरी तरफ वो अल्ताफ हुसैन के साथ चीज़ें तय कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कुछ माजी में वो बकवासबाजी कर चुका है उस पर वो कौम से शर्मिंदा है, वो माफ़ी मांगकर अब वो जनाब कौमी धारे में पाकिस्तान के लिए सियासत करेगा। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि हम इंतजार करते रह गए, लेकिन अल्ताफ हुसैन मानते मानते फिर नहीं माना, मानते मानते फिर नहीं माना, मतलब कि चलता था, मानता था, फिर ट्रैक से उतर जाता था, जिस पर यह हुआ कि इसको अपने हाल पे छोड़ो, दफा करो इसे। यानी अल्ताफ हुसैन को यह समझाने की कोशिश की गई कि पुत्र तू बाज आ जा वरना तू बहुत जलील होएगा, मजीद तो जलील होएगा। अच्छा, द सेम इज द केस अब पाकिस्तान में आ जाए, मौजूदा दोबारा तारीख किस तरह अपने को दोहरा रही, जिस तरह MQM पाकिस्तान और MQM लंदन थे, इस तरह PTI पाकिस्तान और PTI लंदन बन गई है। अब PTI पाकिस्तान में आप देख लें कि ये सारे के सारे बिल्कुल MQM पाकिस्तान की तरह असम्बलियों में बैठे हैं और अपनी सियासत कर रहे हैं, TADA भी ले रहे हैं, सैलरीज भी ले रहे हैं, बाकायदा वो तमाम मराद भी ले रहे हैं, असम्बलियों के अंदर बैठकर बातें भी करते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ PTI लंदन वाले वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा हो, बाहर लोग निकलें, रियाले की दीवारें तोड़ें, फौज के सामने खड़े हो जाए, कानून तोड़ दें, सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए और बाइकआउट शुरू कर दिया जाए, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन बिल्कुल MQM लंदन की तरह PTI लंदन भी इस कानूनी तौर पर बेबस है और MQM लंदन की तरह PTI लंदन की भी सबसे बड़ा जो वो कहते हैं कि मुखालिफ कह सकते हैं कि मसला है या जो उनकी इस हालत की जिम्मेदार है वो PTI पाकिस्तान है। अब देखें कि जिस तरह MQM पाकिस्तान की तरफ से सियासत हो रही है, इस तरह PTI पाकिस्तान की तरफ से भी सियासत हो रही है। जिस तरह MQM लंदन के अल्ताफ हुसैन को समझाया गया था, इस तरह PTI लंदन के इमरान खान को भी समझाया जा रहा है। और इस सिलसिले में ताजा तरीन अली बिन गंडापुर और बैरिस्टर साहब आपके होकर आए हैं। कहां से होकर आए हैं? आपके 2.5 घंटा मुलाकात करके आए। PTI लंदन, आप जरा देखिए, PTI लंदन जो है यानी इमरान खान सख्त नापसंद करते हैं अली बिन गंडापुर साहब को भी और बैरिस्टर साहब को भी, और पिछले कई दिनों से कंपेन प्रॉपर चल रही है इन दोनों के खिलाफ। और बैरिस्टर साहब को तो हटाने के लिए ही पूरा कह दिया गया और आप देखें कि अली बिन गंडापुर को भी हटाने की पूरी तैयारी तो हो चुकी है। तो इसी सारी सूरत हाल में आप जिन्होंने जवाब देना था उन्होंने गंडापुर और बैरिस्टर साहब को भेजकर जवाब दे दिया है कि तुम्हारी इन्नी औकात है,
और आज आप देखें इमरान खान को, यानी जो पीटीआई लंदन के सरबराह हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है कि बाज आ जाए, मत लड़े सियासत रियासत से, मत फौज के साथ पंगा लें, मत पाकिस्तान मुखालिफ के झंडे पर अपनी सियासत करें। सियासत करनी है करें, खुलकर करें, लेकिन आप खुदा के लिए अपने आप को मजीद जलील होने से बचाएं। तो इस वक्त राइट नाउ ये एक तारीखी तौर पर सिचुएशन बन गई। तो दूसरा, अब आप जरा देखें कि जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि इनकी पोजीशन क्या है इस वक्त। इनकी पोजीशन ये है कि बुखलाहट में, चूंकि जिस तरह जिक्र किया कि वो बार बार अब सामने आ रहे हैं, और इसी सिलसिले में वो लॉन्ग मार्च और वो जो कोयटा के अंदर अमन रैली और उसके आड़ में जो दहशतगर्दी है, अब इस चीज़ ने मजीद इन्हें एक्सपोज कर दिया, और इसमें आप देखें पीटीआई भी शामिल हो गई है। अब मैं देख रहा था कि सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा उस धरने में शिरकत करके अपनी यकजहती का मुजाहरा किया। हम पूरे पाकिस्तान में आपके साथ खड़ी हैं। इमरान खान जेल में आपके लिए है। आज पूरे पाकिस्तान पर हमला है। आपके दर्द में, आपके गम में हम सब शरीक हैं। आपका गम हमारा गम है, आपका गम इमरान खान का गम है। सरदार अख्तरजान मेजर हमें बहुत अजीज है, बहुत बड़ी इज्जत है, हम उससे रहनुमाई लेंगे। अब आप जरा कड़ी से कड़ी मिलाएं, कैसे ये सारे मकनातीस की तरह जुड़ते चले जा रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से रियासत के लिए बहुत आसान हो गया है कि अपने इन पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनों को, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो सहाफत में हैं, चाहे वो समाज में हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे में बैठे हैं, उन्हें कंट्रोल करना। और इस वक्त अब ये सारी चीज़ें मजीद बुखलाहट की तरफ इस तरह जा रही है कि आर्मी चीफ को टारगेट किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली जो आर्मी चीफ को टारगेट किया जा रहा है, इसमें उनके दामाद को टारगेट किया जा रहा है, जनरल मेजर उजैर साहब, और दूसरे जो है उनके एक कज़न है हाजरा साहिबा, उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये तासुर दिया जा रहा है कि देखिए आर्मी चीफ ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन्हें अकोमोडेट किया है। अब मैं जरा इसकी भी वजाहत कर दूं, अहमद नूरानी जो कि फेक न्यूज का बेताज बादशाह है, झूठों का आईजी है, उसने अभी रिसेंट जो रिपोर्ट की है उसमें उसने मेजर उजैर के बारे में कहा है कि जनाब ये आर्मी चीफ का दामाद है, इसलिए से ब्लू पासपोर्ट मिला है। अब इन जाहिलों को से बंदा ये पूछे कि भाई मेजर उजैर को तो ब्लू पासपोर्ट उस वक्त मिला था जब 2018 यानी आज से कह सकते हैं कि 4-5 साल पहले, उस वक्त तो आप देखें कि हुकूमत किनकी थी। और उस वक्त आप जानते हैं कि आसिम मुनीर साहब की पोजीशन क्या थी। आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ भी नहीं थे, और उस वक्त आप देख रहे हैं कि उनके खिलाफ कितनी साजिशें भी हो रही थी। तो अगर आर्मी चीफ यानी आसिम मुनीर साहब के दामाद की वजह से इन्हें ब्लू पासपोर्ट मिला, तो ये एक फैब्रिकेटेड, झूठी, कंकॉक्टेड स्टोरी के तौर पर पेश कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जो ब्लू पासपोर्ट होता है, जो भी बंदा बाहर तैनात या अपनी ड्यूटी सर्विसेज सर अंजाम देने के लिए जाता है, उसे ब्लू पासपोर्ट मिलता है, और उसके घर वाले भी एंटाइटल होते हैं, चाहे वो फौज की तरफ से हो, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, या किसी की तरफ से भी हो। इसी तरीके से हाजरा साहिबा जो कि आर्मी चीफ की कजन है, उनके हवाले से जो इस वक्त हो रहा है कि इन्हें एक डिपार्टमेंट है उसमें हेड बना दिया गया क्योंकि वो आर्मी चीफ की कजन है। अब आप देखें कि ये झूठी खबरें कितनी खतरनाक होती हैं कि लौंडे लपाड़े तो तस्दीक करना भी गवारा नहीं ना करते। आप देखें कि वो जिन खातून का जिक्र कर रहे हैं वो 2016 में अपॉइंटमेंट हुई है, और 2016 में आप जरा करें ना, आज से 9 साल पहले जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, वो कहाँ थे? मतलब वो शायद लेफ्टिनेंट जनरल भी नहीं थे, शायद मेजर जनरल थे। तो आप इन चीज़ों को देखते हुए बगैर सोचे समझे जब रीट्वीट कर देते हैं, जब आगे फैला देते हैं, तो व्हाट डज इट मीन? आप मुतासिर हो रहे हैं उनकी झूठी खबर से और उसे सच समझ रहे हैं। आपको ये सवाल करना चाहिए कि जो बंदा या बंदी 9 साल से मुसलसल मोस्ट सीनियर है अपने डिपार्टमेंट में, उसे अगर एक्टिंग सरबराह बना दिया गया है, तो आर्मी चीफ का कजन होना कोई गुनाह हो गया भाई? तो ये बेसिकली अब इनके वो आखिरी फड़फड़ाहट है जो इनकी बेबसी को अया कर रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां हमारी रियासत को अब इनफ एविडेंस मौजूद है इनको टैकल डील करने के। इफ एंड बट से निकलकर सॉलिड ठोस इकदाम करें, वही इकदाम करें जो दुनिया में हर मुल्क के अंदर अपने दुश्मनों के साथ किया जाता है। पाकिस्तान शायद दुनिया का आज भी वाहिद मुल्क है जहां पार्लियामेंट यानी कानून साज इदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के टॉप चैनल्स और नेशनल चैनल्स पर बैठकर दहशतगर्दों की हिमायत पर बाकायदा कंपेन्स की जाती हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लाखों करोड़ों लोगों को अपनी एक ट्वीट से मुतासिर करते हैं, वो खुलकर दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान वंस अगेन एक वाहिद मुल्क है। अब मेरे ख्याल से ये जो टाइटल है इससे हमें इसे जान छुड़ानी चाहिए। हम भी अब वैसे ही आम मुल्क हैं जिस तरह बाकी मुल्क होते हैं, हम भी अब उसी तरह अपने दुश्मनों के साथ
वो कहते हैं कि ट्रीट करेंगे, जैसा सारी दुनिया करती है भाई। हम कोई अनोखे नहीं है, हमें अब इस अनोखेपन के ताज को साइड पे करना है, आगे बढ़ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं हम। साजिशें, दुश्मन, हर चीज़ वाज़ेह है। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।